हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य का प्रसार, प्रकरण 4। ये हमारी 18वीं क्लास है। इससे पहले हमने प्रकरण 2 पढ़ा था। प्रकरण 3 में कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए उसके नोट्स ना आपके लिए ज़रूरी है ना मेरे लिए। तो आपको सीधे प्रकरण इसमें 4 पढ़ना है। प्रकरण 4 का नाम है हिंदी गद्य साहित्य का प्रसार। द्वितीय उत्थान के भीतर गद्य साहित्य का निर्माण इतने परिणाम में और इतने रूपों में हो गया कि हम उसका निरूपण कुछ विभाग करके कर सकते हैं, मतलब उसको कुछ भागों में बांट सकते हैं। उसका विस्तार इतने अधिक रूपों में हो गया। इसको हम 4 भागों में शुक्ल जी ने इसको बांटा है: नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध और समालोचना। निबंध और समालोचना एक ही में। इसके कुल 4 भाग शुक्ल जी ने किए हैं। ये पॉइंट जो है आपका महत्वपूर्ण है। नाटक, अनुदित नाटक। अनुदित नाटक यानी जिनका अनुवाद किया गया हो। जो राइटर की जो है वो मूल रचना नहीं होती, उसने किसी और भाषा में लिखे गए नाटकों का जो अनुवाद करते हैं उन्हें अनुदित नाटक कहा जाता है। भारतेंदु के पीछे नाटकों की ओर प्रवृत्ति बहुत कम हो गई, मतलब भारतेंदु युग के बाद जो द्विवेदी युग आया उसमें जो है नाटकों का अनुवाद करने की प्रवृत्ति बहुत कम हो गई और अनुवादों की परंपरा अलबत्ता चलती रही। बंग भाषा के अनुवाद। हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा किसी भाषा की रचनाओं के अनुवाद हुए हैं तो वो बांग्ली भाषा, मतलब बंगाल के उपन्यासों के ही अनुवाद किए गए हैं, और उसके बाद जो है संस्कृत के। संवत 1950 के पीछे मतलब शुक्ल जी का पीछे से मतलब होता है आगे। गहमर जिला गाजीपुर के बाबू गोपाल राय गहमरी, इनका जो जन्म है वो गहमर उसमें हुआ था, इसलिए इनको गहमरी इनमें सरनेम लगा है। ने वन वीर, प्रभुवाहन, देश दशा, विद्या विनोद और राविंद्र बाबू के चित्रांगना का अनुवाद किया है। तो ये रचनाएं जो हैं वो उनकी मूल रचना नहीं है कि इन्होंने इनका अनुवाद किया है। इसमें आपकी देश दशा और विद्या विनोद इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजी के अनुवाद। जयपुर के पुरोहित गोपीनाथ एम.ए. ने संवत 1950 के कुछ आगे पीछे, मतलब इसकी कोई डेट क्लियर नहीं है, शेक्सपियर के इन 3 नाटकों का अनुवाद किया था। रोमियो जूलियट यानी प्रेम लीला, इसका हिंदी अनुवाद। एज यू लाइक इट और वेनिस का व्यापारी। प्रेमघन के छोटे भाई जो थे वो थे मथुरा प्रसाद चौधरी, ने संवत 1950 में मैकबेथ का बहुत अच्छा अनुवाद किया है। सहसेंद्र साहस के नाम से प्रकाशित किया गया। इसमें जो है आप जो है इनमें याद रखिएगा कि कितने जो है उनका अनुवाद किया गया, क्योंकि ये भी आपसे पूछ लिया जाता है किन रचनाओं का अनुवाद किया गया है। इसके उपरांत हैमलेट का एक अनुवाद है जयंत के नाम से निकला, जो कि वास्तव में मराठी अनुवाद का हिंदी अनुवाद था। मौलिक नाटक। मौलिक यानी जो मूल रूप से उसी राइटर की रचना है, किसी भाषा का उसने अनुवाद नहीं किया है। काशी निवासी पंडित किशोरीलाल गोस्वामी ने प्रथम उत्थान के अंत में 2 नाटक लिखे, चौपट चेपेट और मयंक मंजरी, और ये दोनों नाटक जो हैं इनके महत्वपूर्ण है। हिंदी के विख्यात कवि पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रवृत्ति इस द्वितीय उत्थान के आरंभ में नाटक लिखने की ओर गई और उन्होंने रुक्मणी परिणय और प्रद्युम्न विजय वियोग नाम के 2 नाटक लिखे। और ये जो आपकी ये दोनों नाटक जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के महत्वपूर्ण है, और ये जो किशोरीलाल गोस्वामी के 2 नाटक हैं इन रचनाओं को आप याद रखेंगे। पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र ने संस्कृत नाटकों के अनुवाद के अतिरिक्त सीता वनवास नाम का एक नाटक भी लिखा था। भारतेंदु का वृहद जीवन चरित्र लिखने वाले शिवनंदन सहाय ने सुदामा नाटक भी उल्लेख योग्य है, और ये महत्वपूर्ण भी है सुदामा नाटक। मौलिक उपन्यास। पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम हुई, काशी के बाबू देवकीनंद खत्री थे। इनके उपन्यास तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है हिंदी साहित्य में। वो भी इनके जो उपन्यास है, जिन्होंने उपन्यास लिखे हैं इन्होंने, वो इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हुए कि लोगों ने इनके उपन्यास पढ़ने के लिए, कई ऐसे भी थे अन्य राज्यों के जो लोग जिनको हिंदी भाषा नहीं आती थी, उन्होंने हिंदी भाषा भी सीखी
ताकि वो इनके उपन्यास पढ़ सकें। द्वितीय उत्थान के पहले ही नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर आदि कई उपन्यास लिख चुके थे। उक्त काल के आरंभ में तो चंद्रकांता और चंद्रकांता संताति नामक इनके अय्यारी उपन्यासों की चर्चा चारों ओर इतनी फैली कि लोग हिंदी किताबें नहीं जो पढ़ते थे वे भी इन नामों से परिचित हो गए। और ये जो उनके रचनाएं हैं वो सभी महत्वपूर्ण है देवकी नंदन खत्री के। हालांकि इनका एक जो उपन्यास था भूतनाथ वो अधूरा था, वो इनके पुत्र ने पूरा किया था। इतिहास में देवकी नंदन का स्मरण इन बातों के लिए सदा बना रहेगा कि जितने पाठक उन्होंने उत्पन्न किए उतने और किसी ग्रंथकार ने नहीं किए। चंद्रकांता पढ़ने के लिए न जाने कितने उर्दू जीव लोगों ने हिंदी सीखी, जिनको हिंदी नहीं आती थी उन्होंने भी इनके उपन्यास पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। बाबू देवकी नंदन के प्रभाव से तिलिस्म और अय्यारी के उपन्यासों की हिंदी में बहुत अधिक दिनों तक भरमार रही, क्योंकि ये जो चंद्रकांता इनके जो नाटक है और भूतनाथ ये इसी प्रकार के इसमें जादू दिखाया गया तिलिस्म से संबंधित है। और शायद अभी तक ये शौक बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ, आज तक भी मतलब ऐसे नाटक जो है यानी ऐसी रचनाएं आज भी की जाती हैं। उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार पंडित किशोरी लाल गोस्वामी हैं। ध्यान दीजिएगा कि शुक्ल जी ने पहले मतलब मौलिक उपन्यास में जो पहले मौलिक उपन्यासकार माना है देवकी नंदन खत्री को, और उसके बाद जिनको माना है वो है किशोरी लाल गोस्वामी ने। और किशोरी लाल गोस्वामी ने तो बहुत ज़्यादा उपन्यास लिखे हैं। उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र भी निकाला, और ये महत्वपूर्ण है कि उपन्यास नामक मासिक पत्र जो है वो किसने निकाला, वो थे डॉक्टर पंडित किशोरी लाल गोस्वामी थे। द्वितीय उत्थान के भीतर इन्होंने लगभग 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। तो ये सबसे ज़्यादा इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, लगभग इन्होंने 65 उपन्यास लिखे हैं। और ये सब पॉइंट महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी आपसे जैसे पूछ लिया जाता है कि दे दिया कि इनमें से कौन सा कथन जो है कुछ किशोरी लाल गोस्वामी के बारे में सही है, तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने 65 उपन्यास लिखे हैं और उपन्यास मासिक पत्र भी इन्होंने ही प्रकाशित कराया था। अतः साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। तो साहित्य की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार शुक्ल जी ने किसे माना है, किशोरी लाल गोस्वामी जी को माना है साहित्य की दृष्टि से। इस द्वितीय उत्थान के भीतर उपन्यासकार इन्हीं को कह सकते हैं। किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास तारा, चपला, तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम, लीलावती, राजकुमारी लवंगलता, हृदय हरणी, हीराबाई, लखनऊ की कब्र, इनके तो सभी उपन्यास महत्वपूर्ण है किशोरी लाल गोस्वामी जी के। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने 2 उपन्यास लिखे हैं। इनके 2 ही उपन्यास हैं, ठेठ हिंदी का ठाठ और अध किला फूल, इनके 2 ही उपन्यास हैं। उनके सबसे पहले लिखी गई पुस्तक है बेनिस का बाका में जैसे भाषा संस्कृतपन की सीमा पर बहुत पहुंची हुई थी, वैसे ही इन दोनों में ठेठपन की हद दिखाई दी। लज्जाराम मेहता उपन्यास इन्होंने लिखी है धूर्त रसिक लाल संवत 1956, हिंदू गृहस्थ, आदर्श दंपत्ति 1961, बिगड़े का सुधार 1964 और आदर्श हिंदू, ये रचना तो सबसे ज़्यादा पूछी जा चुकी है। एक ये आदर्श हिंदू, निसहाय हिंदू, तो ये रचनाएं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें तो आपको याद ही रखनी है। आदर्श हिंदू 1972, इसमें लज्जाराम मेहता के सारे उपन्यास महत्वपूर्ण है। किशोरी लाल गोस्वामी के, चाहे आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दीजिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का किसी भी राज्य के, ये जो राइटर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाबू ब्रजनंदन सहाय बीए ने 2 उपन्यास लिखे हैं, सौंदर्य पाशक और राधा कांत, इनके 2 ही उपन्यास हैं। इसमें जो इनका सौंदर्य उपासक उपन्यास है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे आप याद रखिएगा। छोटी कहानियाँ यूरोप में जो नए ढंग के कथनांक नॉवेल के नाम से जाने चले और बंग भाषा में आकर उपन्यास कहलाएं, मराठी में वे कादम्बरी कहलाएं। मतलब ये उपन्यास के ही नाम है पर अलग अलग भाषा में, कि इन्हें जो है यूरोप में नॉवेल कहते थे और बंगाल में उपन्यास, मराठी में कादम्बरी। सरस्वती के प्रथम वर्ष संवत 1957 यानी 1900, आप 1900 ही याद रखिएगा, संवत मत याद रखिए, में ही
पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती नाम की एक कहानी छपी जो कि मौलिक जान पड़ती थी। मतलब इनकी जो ये कहानी छपी थी पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की, ये कहानी जो है वो मौलिक जान पड़ती थी और इसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता था। लेकिन ये जो कहानी इंदुमती थी इस पर किसी बांग्ला कहानी का मतलब छाया मानी जाती थी, इसीलिए इसे हिंदी की पहली कहानी मतलब मौलिक कहानी नहीं माना जाता बाद में। उसके उपरांत बंग महिला का स्थान, बंग महिला जो कि हमारे इनकी जो रचना है वो हमारे सिलेबस में यूजीसी नेट की लगी हुई है। इन बंग महिला जी की इनकी 2 रचना यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई हैं कहानियाँ। इसमें एक है दुलाई वाली और दूसरी है चंद्रदेव से मेरी बातें। बंग महिला जो है वो मिर्जापुर निवासी प्रतिष्ठित बांग्ली सज्जन जो राम प्रसाद घोष की पुत्री व पूर्णचंद्र की धर्मपत्नी, इनके पति का मतलब नाम था पूर्णचंद्र और ये बंगाल की थी पर ये जो है मिर्जापुर में रहते थे, इनका परिवार काफ़ी समय से। एक दुलाई वाली जो संवत 1964 की सरस्वती भाग 8 और संख्या 5 में प्रकाशित हुई। और ये जो पूरी लाइन है ये आपके एग्जाम में पूछी गई थी कि इसमें ऑप्शन दिया गया था कि दुलाई वाली में से इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये शुक्ल जी की बुक से पूछा गया था कि भाग 8 और संख्या 5 दुलाई वाली के लिए जो है ये महत्वपूर्ण है। जो राइटर आपके सिलेबस में लगे हैं उनके बारे में जो भी डिटेल है इस शुक्ल जी की बुक में वो तो आपको याद रखनी ही है। सरस्वती में प्रकाशित कहानियाँ, इंदुमती, गुलबहार, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, पंडित और पंडिताइन और दुलाई वाली। इनमें से यदि मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों को चुने तो 3 मिलती हैं। 11 इसमें जो है 11 वर्ष का समय, इंदुमती और दुलाई वाली। तो शुक्ल जी ने जो भाव प्रधान कहानी मार्मिकता की दृष्टि से कितनी मानी है? 3, इंदुमती, 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली। यदि इंदुमती किसी बांग्ला कहानी की छाया नहीं तो हिंदी की पहली मौलिक कहानी ठहरती यानी कि मानी जाती, पर इस पर जो है बांग्ला कहानी की छाया मानी जाती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय और फिर दुलाई वाली, मतलब पहला स्थान इनमें इंदुमती का ही होता, फिर 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली। लेकिन जो है हिंदी की पहली जो कहानी है वो दुलाई वाली मानी जाती है। सॉरी, दुलाई वाली नहीं, एक टुकड़ी भर मिट्टी मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद की ग्राम नाम की कहानी, ये कहानी 1911 में आई थी और ये उनके मासिक पत्र इंदु पत्रिका में निकली थी। आकाशदीप, बिसाती, प्रतिध्वनि, स्वर्ग के खंडर और चित्त मंदिर, तो इनमें जो है ग्राम कहानी आकाशदीप तो हमारे सिलेबस में लगी हुई यूजीसी नेट की, और प्रतिध्वनि, स्वर्ग के खंडर, ये सभी जो रचनाएं जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण है। हास्य रस की कहानी लिखने वाले पहले जीपी श्रीवास्तव की पहली कहानी भी इंदु पत्रिका में ही संवत 1968 में निकली थी। पंडित विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, उनकी पहली कहानी रक्षाबंधन 1913 में सरस्वती में छपी थी। जो रक्षाबंधन है ये ऐसे मतलब नाम की रचना जो है वो अन्य राइटर ने भी लिखी है। हरिकृष्ण प्रेमी की रचना भी है रक्षाबंधन। तो ये जो है ये पंडित ये विशंभर नाथ शर्मा कौशिक का जो है रक्षाबंधन कहानी है, एक रक्षाबंधन नाटक भी है। रक्षाबंधन कहानी 1913 में सरस्वती में छपी। राधिका रमण प्रसाद सिंह, राधिका रमण प्रसाद सिंह, अत्यंत भावुकपूर्ण कहानी कानों में कंगना, ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कानों में कंगना जो हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है और ये जो कहानी वाकई में बहुत ही अच्छी है और एकदम भावुकपूर्ण कहानी है। शुक्ल जी ने इस कहानी की बहुत तारीफ़ की है। शुक्ल जी ऐसे ही किसी की तारीफ़ नहीं करते हैं, तो ये जो है शुक्ल जी ने इस हिंदी साहित्य की सबसे भावुक कहानी माना है। ये जो है ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि शुक्ल जी ने किस कहानी को हिंदी साहित्य की सबसे भावुक कहानी माना है, तो कानों में कंगना को माना है। उसके पीछे आपने बिजली आदि कुछ और सुंदर कहानियाँ भी लिखी, और भी कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन राधिका रमण सिंह की जो है वो कानों में कंगना कहानी सबसे फेमस है। ये 1913 में प्रकाशित हुई थी। श्री चंद्र धर्म शर्मा गुलेरी की अद्वितीय कहानी उसने कहा था सन जो है सरस्वती पत्रिका में छपी थी। उसने कहा था ये कहानी भी हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है और ये कहानी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है।
इसकी तारे इस पे जो है शुक्ल जी ने कहा है कि घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, मतलब जैसे हर कहानी में होती है वैसी ही इसकी घटना है, पर इसके भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या करा नहीं रहा है। मतलब इसमें जो कहते हैं कि बहुत ही एकदम शुद्ध पवित्र प्रेम की कहानी शुक्ल जी ने इसे माना है। और ये जो इसमें आपका कोटेशन दी गई है ये एग्ज़ाम में पूछी गई है, आपके जून वाले एग्ज़ाम में पूछी गई थी कि ये कथन जो है वो किसका है। ये भी पूछा जा सकता है ये कथन किसका है, और ये भी कि ये शुक्ल जी ने किस कहानी के लिए। तो ये जो प्रश्न है आपसे वो दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है, तो आप इसको दोनों याद रखिएगा। उसने कहा था कहानी भर में कहीं प्रेमी की निर्लज्जता, प्रलग्नता, वेदना की प्रवृत्ति नहीं है। जैसा कि आपने स्टोरी पढ़ी भी है, लहना सिंह जो है इसमें एक वचन के लिए वो खुद भी अपनी जान कुर्बान कर देता है। एक मीटिंग के बाद सीधे उनकी मुलाकात 25 साल बाद ही होती है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा इसमें नहीं है कि इसमें इतनी अच्छी इसमें जो है घटनाओं का वर्णन इतना अच्छा हुआ कि पात्रों के बोलने की आवश्यकता इसमें नहीं है। निबंध यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ठीक है, शुक्ल जी ने कहा है कि यदि गद्य जो है वो कवियों और लेखकों की कसौटी है तो निबंध जो है वो गद्य की कसौटी है। और ये जो कोटेशन है बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। द्वितीय उत्थान के भीतर बहुत सी रचनाएं जो निकली हुई हैं उनमें अधिकतर बातों का संग्रह कहा है। और ये तो प्रश्न पूछा गया है कि मतलब बातों का संग्रह शुक्ल जी ने किसके मतलब रचना को कहा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के उसमें कहते हैं कि इसमें बातों का संग्रह है उनकी जो रचनाएं हैं। लेखकों के अतः प्रयास से निकली गई विचारधारा के रूप में नहीं है। मतलब इसमें कोई विशेष विचार को प्रकट करके नहीं लिखा गया, इसमें सिर्फ बातें, एक बात से दूसरी बात, बातों का संग्रह शुक्ल जी ने कहा है। मतलब इनमें कसावट नहीं है, बिखराव है। शुक्ल जी का मानना है कि इनके निबंधों में जो है वो बिखरे हुए हैं। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864, इनका जन्म दौलतपुर जिला रायबरेली में हुआ था। द्विवेदी जी सन 1903 में सरस्वती के संपादन का भार लिया। लिखने की सफलता में वे इस बात से मानते हैं कि पाठक भी उसे बहुत कुछ समझ जाए। मतलब वो ऐसा रचना मानते हैं कि रचना ऐसी हो जिससे पाठक को भी समझ में आए, कि शुद्ध संस्कृतनिष्ठ भाषा शब्द वाले का प्रयोग होगा तो हर पाठक उसे कैसे समझ पाएगा। कई उपयोगी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने फुटकल लेख भी बहुत लिखे, पर इन लेखों में अधिकतर लेख बातों के संग्रह के रूप में मिले हैं। जैसा कि शुक्ल जी ने कहा है इनके निबंधों को बातों का संग्रह, और ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण है। स्थायी निबंधों की श्रेणी में 2-4 लेख जैसे कवि और कविता, प्रतिभा आदि आ सकते हैं, पर लेखन कला या सूक्ष्म विचार आदि की दृष्टि से नहीं जान पड़ते। कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है कहने की आवश्यकता नहीं, पर इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं। द्विवेदी जी के लेख या निबंध विचारात्मक श्रेणी में आएंगे। शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वहीं कहा जाता है जहां एक पैराग्राफ में विचार दबा कर कसे जाए। मतलब शुद्ध विचारात्मक निबंध कैसा हो जिसमें विचार जो है भर भर के कसे जाए और एक एक वाक्य किसी संबद्ध विचार खंड को लिए गए हो। द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक ने मोटी अकल के पाठकों के लिए लेख लिख रहा है। और ये कोटेशन महत्वपूर्ण है कि शुक्ल जी ने मतलब ऐसा किस राइटर के बारे में कहा है कि जिनके लेखक जो है निबंध हैं वो मोटी अकल के पाठकों के लिए लिखे जा रहे हैं, और इन्हें शुद्ध विचारात्मक निबंधों की श्रेणी में भी रखा है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध जो है वो जो पश्चिमी राइटर हैं बेकन उससे प्रभावित थे। तो इनके जो निबंधों में महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध हैं इनमें विखराव बहुत है, शुक्ल जी कहते हैं। मतलब इनमें कसावट नहीं है, विखराव है। और शुक्ल जी जो है वो कैसे निबंध बोलते हैं कि मतलब विचार ठूस ठूस कर भरे जाएं। शुक्ल जी ऐसे इनको निबंध मानते हैं जिनमें चिंतन और कसावट है। जैसे आपके यूजीसी के सिलेबस में
कविता क्या निबंध लगा हुआ है। मतलब उनका मानना है कि निबंध ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुत चिंतन हो, बहुत सारे विचार हो, कुछ विचारों को बिल्कुल ठूस-ठूस कर भरा गया हो। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ऐसा नहीं मानते। वो पश्चिमी राइटर बेकन से प्रभावित हैं। उनका मानना है कि मतलब पाठकों को समझ में आना चाहिए, ऐसा लिखें। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को इन्होंने बातों का संग्रह कहा है। बाल मुकुंद गुप्त 1865 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म जो है वो पंजाब के रोहतक ज़िले में हुआ था और इन्होंने 2 उर्दू पत्रों का संपादन किया था, पर शीघ्र ही कलकत्ता के प्रसिद्ध संवाद पत्र बंगवासी के संपादक और भारत मित्र के प्रधान संपादक बनाए गए। तो ये दोनों ही पत्र के संपादक कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त। बंगवासी और भारत मित्र ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब सरस्वती मतलब भाग 6 और संख्या 11 के अपने प्रसिद्ध भाषा और व्याकरण शीर्षक लेख से अनिश्चित मतलब इसमें जो है अनिश्चितता शब्द का प्रयोग किया, तब इन्हें छेड़छाड़ का मौका मिल गया। किन्हें? बाल मुकुंद गुप्त जी का जो है इसमें मतलब उनको मौका मिल गया उन पर थोड़ा सा उल्हाना कसने के लिए। इन्होंने आत्माराम के नाम से द्विवेदी जी के कुछ प्रयोगों की आलोचना करते हुए एक लेख माला निकाली और उसमें चुगलबाजी का पुट लिया। मतलब द्विवेदी जी ऐसे गंभीर प्रकृति के व्यक्ति को भी इन्होंने युक्तिपूर्ण उत्तर के अतिरिक्त इनकी विनोदपूर्ण मतलब इनके बारे में जो लिखा कि सरगो नरक ठिकाना नहीं शीर्षक देकर बहुत कुछ इनके बारे में लिखा, जिस पर इन्होंने द्विवेदी जी ने जो है पलट जवाब में लिखा था कल्लू अहित के नाम से लिखना पड़ा आला। शिव शंभू का चिट्ठा इनका बहुत प्रसिद्ध हुआ बाल मुकुंद गुप्त जी का, जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। शिव शंभू का चिट्ठा जो इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। पंडित गोविंद नारायण मिश्र इनके लेख शैली का पता इनके सम्मेलन के भाषण और कवि और चित्रकार नामक लेख से लगता है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी इनका जन्म 1883 जयपुर में हुआ था और इनके पूर्वज कांगड़ा जो कि मतलब हिमाचल में पाया जाता है कि गुलेर नामक स्थान से जयपुर आए थे। गुलेर नामक स्थान से जयपुर आए थे, इसीलिए इनके नाम के आगे गुलेरी लगा है। पीछे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ओरिएंटेड कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे थे। ये काशी जो है हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। जयपुर से समालोचक नामक एक मासिक पत्र आपने संपादक के रूप में निकला है और इनके कछुआ धर्म और मारेसी मोहिकुंठाऊ नामक लेख है। और इसके अलावा गुलेरी जी की जो कहानी है उसने कहा था वो भी हमारे सिलेबस में लगी हुई है। तो इसमें जो है इनका जो इसमें आप याद रखेंगे जो कौन सा पत्र जो प्रकाशित किया जयपुर से समालोचक और इनकी रचनाएं। अध्यापक पूर्ण सिंह का जन्म 1881 में हुआ था और सरस्वती के पुराने पाठकों में वे बहुतों को अध्यापक पूर्ण सिंह के लेखकों का स्मरण होगा। उनके 3-4 निबंध उक्त पत्रिका में निकले थे। वैसे तो इनके जो टोटल ज़्यादा निबंध रचनाएं लिखी नहीं है। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम और सच्ची वीरता शुक्ल जी जो है इन 3 निबंधों को ही मानते हैं। बाकी जो है और इनके निबंध जो है पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट हिटमैन। मतलब शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में इनकी 3 रचनाओं का ही वर्णन किया है। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम और सच्ची वीरता। बाबू गुलाब राय का जन्म 1888 में हुआ था। बाबू गुलाब राय MA LLB निबंध मतलब इन्होंने MA और LLB किया था। निबंध थोड़े बहुत लिखे थे इन्होंने। कर्तव्य संबंधी, रोग निदान और चिकित्सा, समाज और कर्तव्य पालन या फिर निराशा क्यों, इनके जो हैं वो निबंध थे। समालोचना का उपदेश हमारे यहाँ गुण और दोष विवेचन ही समझा जाता है। मतलब हमारे यहाँ ये होता है कि जब कोई आलोचना का मतलब सिर्फ ये होता है किसी के गुण और दोषों का वर्णन करना ही समझते हैं। पर समालोचना के 2 प्रधान मार्ग होते हैं, निर्णयात्मक यानी जुडिशियल मेथड और व्याख्यात्मक यानी इंडक्टिव क्रिटिज्म। निर्णयात्मक आलोचना किसी रचना के दोष निरूपित करके उसका मूल निर्धारित करती है। उसमें लेखक या कवि की कहीं प्रशंसा, गुण, दोष तो होती है और कहीं निंदा भी होती है उसमें। मतलब ये जो है निर्णयात्मक आलोचना की विशेषता है कि इसमें कवि की जो है वो गुण दोष भी मतलब उसके गुण भी बताए जाते हैं और उसकी निंदा भी की जाती है।
व्याख्यात्मक आलोचना किसी ग्रंथ में आई हुई बातों को व्यवस्थित रूप से सामने रखकर उनका अनेक प्रकार से स्पष्टीकरण करती है। यह मूल निर्धारित करने का नहीं करती। यानी कि जो है वो आलोचना का मतलब सिर्फ किसी की आलोचना नहीं करना नहीं होता। आलोचना के भी कई प्रकार होते हैं। यानी कि जब हम कोई निर्णयात्मक आलोचना करते हैं तो उसमें हम किसी के गुण और दोष बताते हैं, लेकिन जो व्याख्यात्मक आलोचना होती है उसमें हम किसी के गुण और दोष नहीं बताते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ उसकी बातों का व्यवस्थित रूप से स्पष्टीकरण होता है। लेख के रूप में पुस्तकों की विस्तृत समालोचना उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी ने अपनी आनंद कादंबरी में शुरू की, जो है मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी, और इस पत्रिका का जो बाद में जो है संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी किया था। लाला श्रीनिवास दास के संयोगता स्वयंवर नाटक की बड़ी विशद और कड़ी आलोचना की इन्होंने की। प्रेम जो लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगता स्वयंवर की प्रेमघन जी ने बड़ी विशद और कड़ी आलोचना की। किसी ग्रंथकार के गुण अथवा दोष दिखलाने के लिए कोई पुस्तक भारतेंदु के समय में नहीं निकली। मतलब उस टाइम पर इस प्रकार के आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं लिखे गए भारतेंदु जी के युग में। और इस प्रकार की पहली पुस्तक जो है वो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी कालिदास की आलोचना, सबसे इस प्रकार की आलोचना के रूप में पहली पुस्तक जो है वो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ही लिखी। अगर आपसे पेपर में यही पूछा जा सकता है कि जो आलोचना जो विधा है वो उसका प्रचलन कब से हुआ, तो भारतेंदु युग में इस प्रकार की कोई रचना नहीं होती। द्विवेदी युग से ही आलोचना का जो प्रचार प्रसार है वो शुरू हुआ था इस प्रकार के ग्रंथ को लिखने का। कवियों का बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद तैयार करने के पहले मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नामक समालोचना ग्रंथ निकाला था। हिंदी नवरत्न, जिसमें उन्होंने 9 कवियों को रखा था। तो द्विवेदी युग की विशेषता है इतिवृत्तात्मक। इसमें सबसे बढ़कर नई बात यह थी कि देव और हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं। देव हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं, ये इसमें माना गया था। और इसी के साथ जो है हिंदी साहित्य में देव और बिहारी को लेकर, मतलब कि देव की बड़े जी की बिहारी, इसको लेकर झगड़ा जो है इसी के साथ शुरू हो गया, क्योंकि इन्होंने जो है वो देव को हिंदी के सबसे बड़े कवि माना था। किसने? मिश्र बंधुओं ने माना था। देव और बिहारी के झगड़े को लेकर पहली पुस्तक पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र बीए मैदान में आई। मतलब ये जो रचना थी, मतलब कि देव बड़े या बिहारी बड़े की रचना सबसे पहले पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने की, पर जो ये झगड़ा जो उत्पन्न हुआ वो मिश्र बंधुओं की रचना हिंदी नवरत्न से हुआ, क्योंकि इसमें उन्होंने जो 9 कवियों का वर्णन किया उसमें सबसे बड़ा कवि हिंदी का किसको माना? देव को माना। और इसके साथ जब उन्होंने देव को माना तो कई जो उसमें आपस में लेखक थे वो इस बात से सहमत नहीं थे, तो फिर उन्होंने इस पर अपनी अपनी समीक्षा करने के लिए सबने इस पर अलग अलग पुस्तकें लिखी, जिसमें किसी ने देव को बड़ा माना तो किसी ने बिहारी को बड़ा माना। देव और बिहारी के उत्तर में लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव नाम की पुस्तक निकाली। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र जी ने जो कि मतीराम ग्रंथावली निकाली, उनकी भूमिका आवश्यकता से अधिक अंश उन्होंने इस तुलनात्मक आलोचना को अर्पित किया कि देव बड़े या बिहारी बड़े के नामक को उन्होंने इसमें अर्पित किया। आज का हमारा ये प्रकरण 4 कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में हम प्रकरण 5 पढ़ेंगे, यानी कि तिथि संवत 1975 से इसमें हम पढ़ेंगे, तीसरा उत्थान पढ़ेंगे और प्रकरण 5। प्रकरण 2 के बाद हमने सीधे प्रकरण 4 पढ़ा था, क्योंकि प्रकरण 3 में कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण नहीं था, इसीलिए इसमें हमने सीधे प्रकरण 4 पढ़ा था। प्रकरण 5 हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और इसमें जो मैंने हाईलाइट किया है बस वही महत्वपूर्ण है, तो आप उन्हीं चीज़ों को याद रखेंगे। आप इस क्लास को 1-2 बार देखेंगे तो आप कुछ चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी, और इसके महत्वपूर्ण पॉइंट जो है आप नोट कर लीजिएगा। इसमें आपको जो किशोरीलाल गोस्वामी और अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवाद्य, इनकी सभी रचनाएं याद रखिएगा।
आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। अगली क्लास में हम अगला प्रकरण पढ़ेंगे, प्रकरण 5। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।